हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। खाली समझना नहीं है कि रटना नहीं है, इसको समझना है कि एक्चुअल में ये क्या है। लीनियर मोशन जिस तरह से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, उस तरह से एंगुलर मोशन पर भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल, देखिए इसको समझने के लिए सर्कुलर मोशन क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम स्लो चलाएंगे, ठीक है, ये बॉडी स्लो चल रहा है, आपको फील आ रहा होगा एकदम स्लो चल रहा है, ठीक है, और यही अब स्पीड चल रहा है, तो यहाँ पर क्या बढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर एंगल को समझने के लिए जब ये स्पीड चला, ये जब स्पीड चला तो इसे सर्कुलर मोशन में कैसे डिफाइन करेंगे। सिर्फ स्पीड नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जब सेकेंड में स्पीड जब देखो ये स्लो हो रहा है तो यहाँ 2 पाई कंप्लीट होने में, 360 डिग्री कंप्लीट होने में समय ज़्यादा लग रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अब यही चीज़ क्या हो रहा है, समय बहुत कम लग रहा है। यहाँ पर भी समय, जैसे लीनियर मोशन में हम जैसे चलते हैं 60 के स्पीड में चल रहे हैं, अब हम 80 के स्पीड में चल रहे हैं, तो कोई भी डिस्टेंस है उसको कवर करना क्या हो जाता है, बहुत जल्दी कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से बाबू, जब ये सर्कुलर मोशन आता है तो ये एंगल अभी क्या है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री यहाँ से यहाँ तक चला, सपोज कर लो ये 30 आया, 0 से 30 आया, तो 0 से ये जो 30 चला तो इसे क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल को ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये कितना जल्दी एंगल बना रहा है या कवर अप कर रहा है। जैसे ये 30 डिग्री बनने में समय लगाया 2 सेकेंड, और यही 30 डिग्री एंगल करने में ये लगाएगा 0.1 सेकेंड। तो किसका एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है, जो 0.1, जो कि लीनियर में भी होता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों को समझना है। तो चलिए इसी को फिगर करके समझाएंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे हमने वो फिगर बनाया था आपको रियल में जो दिखाया, ये बॉडी यहाँ पर है, अब ये बॉडी यहाँ गया, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक जो चला है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सर्कुलर मोशन में जो एंगल कवर अप करते हैं आप, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये आपका O हो गया, ये रेडियस है बाबू, ये भी रेडियस है, ये तुम्हारा आर्क DL है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या निकाले, कैसे निकाले, तो एंगल से निकालिए। किससे निकालिए, एंगल से। एंगल का क्लास 8 में पढ़े होंगे, आर्क बाय रेडियस फॉर्मूला होता है। अब एंगल क्या है आपका, d थीटा। एंगल कैसे निकालेंगे, आर्क कितना चला, DL, ये सपोज कर लो P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक चला, और रेडियस क्या है आपका r, रेडियस आपका क्या है r। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे बच्चा, रेडियन। इसका ऐसा यूनिट, क्योंकि एंगल को क्या चीज़ में नापते हैं, रेडियन में नापते हैं, डिग्री में नापते हैं। इन फिजिक्स में हम लोग रेडियन में यूज़ करेंगे, डिग्री में भी आएगा तो डिग्री में भी यूज़ करेंगे, इन फिलहाल रेडियन, ऐसा यूनिट रेडियन। चलिए अगला टॉपिक आपको समझाते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अब ये जो तुम्हारा थीटा बन रहा है, सपोज कर लो ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, जो भी है आपका एंगल है, 60 डिग्री है, जो भी समझ रहे हैं, तो इसको कवर अप करने में, ये बनने में कितना समय लग रहा है, कितना जल्दी बन रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर। उसे बनने में कितना जल्दी कवर अप कर रहा है, उसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। चलिए हम इसको समझाते हैं अलग से। तो चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी में। उसके लिए हम लोग एक सर्कुलर पाथ ले लेते हैं, और सपोज कर लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुमने चला, दैट इज़ योर P1 से लेकर के P2 तक चला, तो यहाँ एंगल कवर अप हुआ, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, d थीटा। ये एंगल कितना जल्दी कवर अप किया होगा या किस रेट से किया होगा। देखो रेट को समझना जरूरी है।
ये चीज़ तुम लोग का फिजिक्स में बहुत आता है, जैसे लीनियर से फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वेलोसिटी को टीचर लोग लिखते हैं dx/dt। एक्सेलरेशन टीचर लोग लिखते हैं dv/dt। समय के साथ जब किसी चीज़ का तुलना होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कंपेयर विथ या हम ये बोले कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिक्स का शब्द मोमेंटम हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, मास हो, कोई भी फिजिक्स का शब्द अगर समय के साथ अगर तुलना किया जा रहा है तो वो क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। किस रेट से, किस मतलब स्पीड, एक तरह से नॉर्मल भाषा में तुम समझना चाहोगे तो रेट का मतलब होता है स्पीड से, रफ्तार से, ठीक है। किस रफ्तार से जब भी समय के साथ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपेयर करोगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रफ्तार। किस रफ्तार से ये बदल रहा है। जैसे यहाँ पर किस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग यूज़ किए हैं, जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट को किए हैं, डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं किससे? समय के साथ। तो हम लोगों को यहाँ पर मीनिंग क्या है कि डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको लिखा भी क्या जाए। और यहाँ पर अगर हम लोग कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को यूज़ कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो सर वेलोसिटी है। वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में बदलाव किस रेट से, मतलब कितना स्पीड, कितना जल्दी हो रहा है। जितना जल्दी होगा उतना ये एक्सेलरेशन अब। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? वेलोसिटी है। यहाँ पर कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट में किस तरह से बदलाव हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। यही यहाँ तो कभी भी याद रखिएगा, कभी भी समय के साथ किसी चीज़ का कंपेयर किया जा रहा है तो वो तुम्हारा रेट कहलाता है। इसलिए इसको जूनियर सेक्शन में बच्चा लोग पढ़ता भी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, बदलाव। तो अगर ये चीज़ से आप लोग अगर लीनियर वेलोसिटी को पढ़े हैं तो एंगुलर वेलोसिटी में भी ऐसा ही टर्म आने वाला है जिस तरह से एंगुलर वेलोसिटी में भी ऐसा टर्म आने वाला है, ओमेगा करके। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ मिलेगा? d/dt। अब फिर से हम बोलते हैं ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? जैसे ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी था? डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सा? वेलोसिटी। ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? तो इससे जस्ट जो पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाए थे वो। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस रफ्तार से चेंज हो रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस रफ्तार से एंगल आपका चेंज कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। समझ में आया होगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जैसे इस तरह से किए। और इसे भी अगर हम डिफिनेशन में लिखना चाहें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ओमेगा। एंगुलर, इसको भी कैसे हम लोग खुद से डिफिनेशन बना सकते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। समझ में आया होगा। तो और इसको फिजिकली अगर समझना है तो हम बस यही एक एग्जांपल से रियल में दिखला सकते हैं। जैसे ये अभी स्लो मोशन में हम चेंज कर रहे हैं, एंगल तो चेंज हो रहा है, 360 बन रहा है, 2π बन रहा है, लेकिन बहुत स्लो, तो इसका ओमेगा भी कम है। अब इसी का बदलाव हम स्पीड करने के बाद ये जल्दी हो जा रहा है, तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी आपने इंक्रीज करवा दिया, ठीक है। तो एंगल किस रफ्तार से चेंज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस रफ्तार से चेंज होता है उसे हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। इसका ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? अब देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? जैसे लीनियर वेलोसिटी भी वेक्टर है, उसका डायरेक्शन होता है, तो इसका भी डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा ओमेगा एक्सियली एक्सिस के तरफ होता है। जैसे सपोज कर लो ये तुम इस तरह से रोटेट करवा रहे हो, ठीक है ना, ये तुमने कैसा रोटेट करवाया, साफ फिगर में देखने को मिल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका एक्सिस के तरफ होगा बच्चा, क्या होगा, एक्सिस के तरफ ओमेगा। इसको कैसे पकड़ते हैं, थंब रूल, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। कैसे जज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। अगर यही चीज इस तरह से मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, तो ओमेगा का डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाएगा। देखो तुम्हारा थंब भी बतलाएगा, जैसे दाहिना हाथ को करो, ठीक है, 4 उंगली एक साथ होता है, एक अंगूठा अलग होता है, तो ये सपोज कर लो ये ओमेगा है तुम्हारा, और इसे रोटेट करना है, किधर कैसे रोटेट कर रहा है, तो देखो ये तो ऐसे कर रहे हैं तो गलत बता रहा है, देखो ये इस तरह से मूव कर रहा है, तो इस तरह से मूव कर रहा है, तो अंगूठा किधर बता रहा है, ओमेगा नीचे की ओर, तो यहाँ डाउनवर्ड हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया, ये अपवर्ड हो गया, तो डायरेक्शन भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और इसमें हम समझाना चाहेंगे स्टूडेंट, कभी कभी यहाँ पर आपको सीनियर क्लासेस में 12th में जाइएगा तो यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़िएगा। करंट में 2 तरह का करंट होता है, अब उसके बारे में तो जिक्र उतना नहीं करेंगे। अगर करंट पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल सकता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी हम पढ़ा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी, वहाँ पर मिल सकता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब थोड़ा सा 19-20 का है। अगर इसको भी समझा देते हैं ये एक्चुअल में क्या होता है। देखिए जब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी, आपका क्या वर्ड बोल रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी कब होगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कब होगा, फ्रीक्वेंसी कब होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कब होगा। फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं पहले उसको समझना होगा। फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, जैसे कोई भी रिपीटेशन है, रिपीट कर रहे हो कोई भी, जैसे पेंडुलम अभी आया नहीं है, पेंडुलम, पेंडुलम में, पेंडुलम या झूला सिंपल वर्ड में ले सकते हैं, ये रिपीटेशन मोशन करता है। जैसे लीनियर बॉडी क्या होता है, सीधे चलता जाता है, सर्कुलर मोशन भी रिपीट कर रहा है, 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल 4 सर्कल, ठीक इसी तरह से ये भी रिपीट कर रहा है। पहले ये इधर गया फर्स्ट स्टेप, फिर ये इधर आया सेकेंड स्टेप, फिर ये इधर गया थर्ड, फिर ये आया फोर्थ। तो बाबू ये एक कंप्लीट साइकिल किया, एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल, इसको चलने में कितना स्टेप लगा है, 4 स्टेप लगा है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी नॉर्मली अगर इस केस में देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी इस तरह को कहते हैं। तो यहाँ से देखो ये और ये कंप्लीट एक सर्कल बन चुका है, हाफ सर्कल हाफ सर्कल, तो ये कंप्लीट साइकिल बन चुका है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में पहले समझ लो। नंबर ऑफ रिपीटेशन भी बोल सकते हैं और साइकिल भी बोल सकते हैं। एक साइकिल बोलने का मतलब यहां से यहां तक है। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड is called frequency। उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाई, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं v को ही थोड़ा सा मोर करके 1/t। एक कंप्लीट साइकिल को बनने में 1 सेकेंड में ऐसा कितना साइकिल बन रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। चलिए हम इसको और अच्छा से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कर लो ये इस तरह से हुआ, ये एक साइकिल नहीं बना है, ये हाफ साइकिल है। हाँ, ये क्या बन गया, एक फुल साइकिल बन गया, एक फुल साइकिल बन गया, ठीक है। ये 1.5, ठीक है, फिर यहाँ से 2। तो एक कंप्लीट साइकिल कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कंप्लीट साइकिल कहलाता है। तो इसमें कितना है, 2 है।
अगर यहाँ पर इसको बनने में 1 सेकेंड में अगर हम लोग काउंट किए हैं, टाइम कितना दे रहे हैं 1 सेकेंड, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा 2 फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज, क्योंकि 2 साइकिल कंप्लीट किया है। ठीक है, हमेशा टाइम हम 1 ही सेकेंड ले रहे हैं, 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट होता है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ठीक इसी तरह से देखो 1 2 3 4 ऐसा, तो इसमें कितना फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 1 2 3 1 2 3 और ये तुम्हारा मान लो आधा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, मान लो ये 1 सेकेंड में हुआ है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आप क्या बोलिएगा, फ्रीक्वेंसी आप बोलिएगा 3.5 हर्ट्ज। आपका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 1 2 3 1.5। ठीक है, इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इसे हम लोग क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड और टाइम में अंतर है। टाइम पीरियड क्या है, अगला टॉपिक लिखिएगा टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी समझ में आया होगा। टाइम पीरियड जिसको हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, द टाइम टू कंप्लीट one cycle is called टाइम पीरियड। छोटा छोटा टर्म है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक साइकिल बनने में जो समय खर्चा होता है, एक साइकिल बनने में जो समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं टाइम पीरियड कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक को हम टाइम पीरियड नहीं कहेंगे, अगर ये तो यहाँ से यहाँ तक को टी नहीं कहेंगे। टी तुम कब कहोगे, टी यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल बनने में जो समय खर्चा होता है उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये टाइम अगर है तो अगर यहाँ पर है तो हम क्या कहेंगे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसको कैपिटल टी बोलेंगे। अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो T/2 भी बोल सकते हैं हाफ। ठीक है, तो द टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब इसी को हम लोग सर्कुलर मोशन में समझेंगे। अब सर्कल में क्या होता है कि जब हम सर्कुलर मोशन करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलें तो हम एक कंप्लीट रोटेशन तो नहीं कर पाते ना, अभी एक सर्कल तो नहीं बना ना, अभी हम थोड़ा सा ही चले हैं, दैट इज योर डी थीटा। ठीक है, अभी तो हमने एक सर्कल तो कंप्लीट नहीं किया। फ्रीक्वेंसी का बात तो नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी का बात कब होगा जब यहाँ से ले करके घूमते हुए अगर हम एक कंप्लीट सर्कल बना लें, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इससे पहले जैसे ओमेगा डी थीटा बटे डी टी, तब इसे हम लोग क्या पुकारेंगे एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन बच्चा यही जब हम कंप्लीट एक सर्कल का बात कर लेंगे, यहाँ से घूमते हुए यहाँ आ गए, ठीक है, P1 और P2 एक ही पॉइंट पर, तो हमारा थीटा कितना हो गया 2 पाई। हमारा पूरा टाइम को हम स्मॉल टी नहीं लिखेंगे, अब हम लोग टाइम को जो तुम्हारा टाइम है उसको हम लोग कैपिटल टी लेंगे, जो अभी डिफिनेशन पड़ा, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल में जो समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटल टी टाइम पीरियड बोलते हैं। अब यही फॉर्मूला में ओमेगा को जो हम लोग थीटा बाई टी लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल के लिए थीटा आपका बच्चा 2 पाई हो जाएगा और टाइम आपका बच्चा t हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, और 1/t क्या होता है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन में जो समय लगे। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई फ्रीक्वेंसी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका रिलेशन है।
अगर हम आपसे बोले या एग्जाम में बोले, एग्जाम में अगर आप बोले राइट द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी, क्या संबंध है ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में, तो आपको क्या कर याद रखना होगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी या 2 पाई बाई फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है, अगर ये भूलते हैं तो आपके लिए बेस कॉन्सेप्ट अगेन छूटेगा। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी कब तक है, जब तक एक कंप्लीट साइकिल नहीं करता। जब कंप्लीट साइकिल कर लेता है तो इसका एक और नाम बोल सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई फ्रीक्वेंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगला टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होगा, अगेन लीनियर वेलोसिटी dv बटे dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द रेट। रेट वर्ड क्यों आया, क्योंकि टाइम के साथ कंपैरिजन हो रहा है इस फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसे हम लोग एक्सेलरेशन। ठीक इसी तरह से अल्फा को हम लोग d ओमेगा बटे dt। ठीक है, अगर यहाँ पर ये जो घूम रहा है ओमेगा ये जो चल रहा है, अगर इसमें बदलाव हो रहा है, इसमें बदलाव, अगर ये कांस्टेंट का बात नहीं कर रहे हैं, इसमें चेंज हो रहा है, चेंज का बात कर रहे हैं, अगर ये चेंज हो रहा है तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन है जो इसे चेंज कर रहा है, उसका क्या नाम है, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। जस्ट लाइक ए लीनियर वेलोसिटी में होता है, अगर ये बॉडी अगर स्पीड v चेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसके पीछे जरूर एक्सेलरेशन है, तभी तो ये चेंज करेगा। अगर ये बॉडी दौड़ रहा है और यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा। तो अगर यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे रफ्तार चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर जैसे देखो अभी धीरे चल रहा है, धीरे, अब धीरे स्पीड बढ़ते जा रहा है। तो ये यहाँ पर अगर एंगुलर वेलोसिटी में बदलाव आया है, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया है, तो इसके पीछे कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का काम क्या होता है कि वेलोसिटी को में चेंजिंग लाना, ये इंक्रीजिंग का था, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, धीरे स्लो करना। तो ब्रेक लगाना या स्पीड को बढ़ाना या स्पीड को घटाना, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन में जो ओमेगा में बदलाव आता है, ओमेगा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये किसके वजह से करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बटे डी टी। जैसा इसका लीनियर में काम है, ऐसा ही इसका सर्कुलर में काम है। इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं, यहाँ रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी, तो इसका डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, नोट करके याद रखेंगे, इन दी सेम डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, जिधर ओमेगा का डायरेक्शन। ठीक है, इस चीज को और अच्छा से समझिए। जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये इस तरह से रोटेट एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा है, ठीक है, तो इसका ओमेगा किधर है, इधर है, ओमेगा का डायरेक्शन किधर है, इधर। लेकिन अगर ये ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज, ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, तो अल्फा का डायरेक्शन इसी के तरफ होगा। ठीक है, क्लियर है। अगर इसी केस में अगर यही क्वेश्चन में अगर ओमेगा अगेन यहाँ है, लेकिन यहाँ ओमेगा डिक्रीज कर रहा है,
तो अल्फ़ा रोकने का काम करेगा, अपोजिट इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? इसका डायरेक्शन ओमेगा के ही तरफ रहता है। अगर इंक्रीज रहता है तो सेम डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, अगर ये डिक्रीज करता है तो इसके अपोजिट चला जाता है। बस इतना याद रखना है। तो आप ओमेगा को खोज लें ना, थंब रूल से ओमेगा को खोज लें, ठीक है। और उसी के तरफ अगर स्पीड अगर चेंजिंग हो रहा है, अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो उसी के तरफ दें, अगर स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो उसके नीचे दें। हाँ, अगर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, तो ओमेगा तो होगा, अगेन ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, ये केस 3 है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो यहाँ अल्फा ही नहीं होगा तो उसका डायरेक्शन नहीं। क्यों नहीं अल्फा होगा? क्योंकि अल्फा का फॉर्मूला आपने डी ओमेगा बटे डी टी किया है, और डी बटे डी टी कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 0 होता है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया तो हमने डिफ्रेंसिएशन कैलकुलस का भी वीडियो डाला है, वहाँ जा करके आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ बाबू कांस्टेंट है, इसके वजह से एक्सेलरेशन ही नहीं है। एक्सेलरेशन रहेगा तो वहाँ बदलाव होगा, वो बदलाव इंक्रीज में भी हो सकता है, डिक्रीज में भी हो सकता है। आशा करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट भी आपको हो गया, क्लियर है, ठीक है। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला जो वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, और एक सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये 2 टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।